नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्वागत वाली थाली जरा आज इतवार के दिन के लिए तैयार करते हैं, व्यालोक जी के सामने रखते हैं। व्यालोक जी का स्वागत, बहुत बहुत नमस्कार सर। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है भाईजानों के साथ, क्या करिएगा। फांसीवाद तो दर्शकों आइए गया है। हैं? फांसीवाद तो आइए गया है। हाँ, दर्शकों आपको केजीएमओ वाले डॉक्टर रमीजुद्दीन याद है, जो उत्तराखंड के काशीपुर का रहने वाला। उसका बाप भी, यानी उसका पिता भी जो है, पूरा परिवार वो लोग जिहाद में। और किस तरीके से केजीएमओ में रहते हुए लैब के कमरे को नमाज अदा करने की जगह बनाना, अता करने की जगह बनाना और ये सारी चीजें। लेकिन उसी के बाद जानकारी ये निकल के आती है, और हमने तो खैर आंखों से देखा है, आधा दर्जन वहां पर मजारें हैं साहब। विश्वविद्यालय में मजारें क्या कर रही हैं? अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि देखिए साहब, वो पुरानी इमारत थी और वो मुगलों की जमीन थी, है ना, वहां के नवाबों की मिल्कियत थी, अरब से लाद के लाए थे खच्चर पर, भारत की थी भाई, उसमें कौन सा ये क्या है। लेकिन नहीं साहब, वहां पर जो है मजारें तो नॉर्मली हैं। लेकिन जिस तरीके से लव जिहाद का केस केजीएमयू से निकलने के बाद वो मुख्यमंत्री के संज्ञान तक पहुंचना, और उसके बाद नोटिस दी गई थी कि भैया ऐसा है, ये जितनी मजारें हैं, जो या तो इनके कागज जरा ले आओ। याद है ना लोग भाई, कागज नहीं दिखाएंगे तो ये नोटिस लगाई गई थी। और आज जो तारीख है, इस तारीख को ये नोटिस के पीरियड खत्म हो गई, और अब केजीएमयू की तरफ से जितनी भी मजारें वहां पर बनाई गई थी, एक का भी जवाब नहीं आया। एक ने जवाब दिया कागज, उसने भी घंटा कुछ नहीं लगाया, कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया, है ही नहीं कुछ कागज, सब अवैध हैं। अब ये गिरेंगी। अब कई लोग कहेंगे अरे भाई साहब, कोर्ट है, ये है, सुप्रीम कोर्ट से मामला गुजर आया है, तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर यहाँ पर चलेगा। एक और वीडियो अगर आपको देखूं, क्यों चलेगा, इस बात का क्या गारंटी है? तो इस बात की गारंटी इसलिए है कि बहराइच, ये भी जिला उत्तर प्रदेश में है, और राजा सुहेल देव जो है वो उनके नाम पर एक वहां पर भी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। उस मेडिकल यूनिवर्सिटी में 10 मजारें हैं। आप सोचिए साहब, 10 मजारें वहां क्या कर रही थी भाई? राजा सोहेल देव के यहाँ क्या कर रही थी? तो उनको भी गिरा दिया, ढहा दिया, खत्म। ये जो बुलडोजर आप देख रहे हैं, राजा सोहेल देव परिसर से ये गिरा दिया, योगी सरकार ने बुलडोज कर दिया। सवाल ये होता है कि गिरा के आपने कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज में, सड़क पर, प्लेटफार्म पर, अरे हमने तो फ्लाईओवर पर फकीर और पीर पैदा होते हुए देखे हैं। मैं तो कहता हूं कि स्पीड ब्रेकर खतरे में है भाई, वहां कब जो है चद्दर उड़ा दिया जाए, और उड़ाने के बाद जो है वो, आप सोचिए, एक तस्वीर आई थी ना फ्लाईओवर पर, अबे वहां कैसे शहीद हो गए यार तुम। ये जो एक विस्तारवाद है, और एक ट्रेंड मैं आपको दर्शकों बताऊं, आज जो थोड़ा औपचारिक टाइप की, अनौपचारिक टाइप की बात करेंगे। व्यालोक भाई, आपने कभी महसूस किया है, आप भी, जो आपका शहर है, मेरा भी नेटिव गोरखपुर है, आपका दरभंगा है, उसके अलावा एनसीआर में भी रहे हैं हम लोग, भाई हम भी बाहर रहे हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इनका जो घेटो वाला एरिया होता है, या सामान्य रूप से भी अगर कहीं किसी सभ्य सोसाइटी की तरफ भी इनका वास हो गया, ये स्वाभाविक रूप से इंक्रोचर होते हैं। गाड़ी खड़ा करने के मामले में, सड़क पर चलने के मामले में, दुकान लगाने के मामले में, दुकान लगाएंगे बलिष्ठ भर की, और उसके बाद उसका लग्गा जो है सड़क पर आगे निकाल जाएंगे, बाल्टी लोटा गिलास जो है वो बिल्कुल डिवाइडर तक। ये एक विस्तारवादी मानसिकता होती है, कि एक फैल के चलने वाली मानसिकता होती है। ये क्या है? और ये देखिए आप मेडिकल कॉलेजेस में, तो योगी का बुलडोजर है, वो तो रुकेगा नहीं। कैसे देखते हैं आप? ये आदत से बात जैसे नहीं है कि नहीं सनम हम तो ये करेंगे। आपने
4 मिनट 57 सेकंड में एक वाक्य जो बोला है वह सार है। उसके अलावा किसी बात की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी बोलूं तो केवल वही वाक्य सार है। ये पैदाइशी आदतन इनक्रोचर होते हैं, अपराधी होते हैं। यहां से चर्चा शुरू कीजिए तो आप शायद मोहम्मडनिज्म के विश्व वृक्ष को समझ पाएंगे। भाई अरब था, धूल थी, रेगिस्तान था, कुछ भी नहीं था, एक आध खजूर और ऊंट का मूत था, बस। जीवन बहुत कठोर था। उसमें कबीले थे, लड़ाकू कबीले थे। उसमें एक कबीले में मोहम्मद पैदा होता है, उसके बाद वह कब्जा करता है सारे कबीलों पर, और उसके बाद 200-300 वर्षों बाद बाकायदा पैदा होती है। 200 वर्षों बाद कुरान पैदा हुई है भाई साहब, आप देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए कहीं से भी। और जाता है सुलेमानी इसलिए भी कहा जाता है कि उसने लिखवाई 200 से 300 के बीच, और उसी दौरान कुरान के बहुतेरे संस्करण भी थे। उन सब को जब्त किया गया, जलाया गया, मिटाया गया, और तब जाकर आज जो कुरान आप देखते हैं वो देख रहे हैं। ठीक, आधार स्तंभ क्या है मोहम्मडनिज्म का? जो राजनैतिक विचार है वो आधार स्तंभ क्या है, मूल क्या है? मूल है कब्जा और काफिरों को मिटाना। काफिर वह, बाकी सारी व्याख्याएं भूल जाइए, काफिर वह जो मोहम्मडन नहीं है। सीधा सिंपल। मोहम्मडन में भी अपनी सुविधा के अनुसार ये काफिर बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। जैसे अहमदिया को बना दिया बाकायदा पाकिस्तान में कानून बना के, शिया के लिए सुन्नी है, सुन्नी के लिए शिया है, बरेलवी के लिए तौहीद है, तौहीद के लिए फलाना है, उसके लिए मुनाफिक है, रजाल है, क्या है, 73 फिरके हैं। लेकिन वो आपसी बात है। काफिरों को हटाना है, अपने धंधे में लाना है, अपने राजनीतिक विचार से प्रभावित करना है, और उनकी जमीन पर कब्जा करना है। मस्जिदें खाली रहती हैं ईद के दौरान, आप गौर कीजिएगा। छोटे कस्बों और शहरों में, मैं अगर इस शहर की बात करूं, मैं जिस मोहल्ले में हूं, 500 मीटर पर एक मस्जिद है, लगभग खाली रहती है, लेकिन ईद के दिन अचानक से सड़कें गुलजार हो जाती हैं। क्यों? तो मुख्य मुद्दा जो है वह कब्जे का है। चाहे नमाज पढ़नी हो, चाहे घर बनाना हो, चाहे बच्चों के खेलने की जगह हो, आप किसी भी घेटों से गुजरिए, किसी भी जगह से गुजरिए। अच्छा, सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वक्फ को छोड़ दीजिए तो भारतीय सेना के पास है और रेलवे के पास है। सेना का क्या हाल था 10 साल पहले तक? भैया उनको तो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं रही थी, उनको तो खाने पीने में भी बाकी लोग मलाई खा रहे थे। सेनाओं का हाल बुरा था बजट वगैरह को लेके। तो जो बजटिंग का ख्याल है उसके हिसाब से सेना को और रेलवे के पास उतने संसाधन ही नहीं है कि अपनी सारी जमीन पर नजर रख सके। सबसे आसान शिकार कौन होता है? रेलवे की जमीन। एक ईंट रख दी, हालांकि हमारे हाजी आमिर खान साहब ने उसमें दिखाया था कि एक पत्थर को लेके लाल रंग दिया और उन्होंने हनुमान जी के मंदिरों पर टिप्पणी की थी। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, एक पत्थर लिया, उसको हरा रंग पहनाया, रंग दिया, वहां एक बुढ़िया आएगी पहले, एक विकलांग बच्चा आएगा, और उसके बाद वहां पर कोई हाजी साहब, कोई पीर साहब पैदा हो जाते हैं। ये केवल एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है सर, आपने खुद कहा कि हाईवे पर पैदा हो जाते हैं, डबल डेकर पुल पर पैदा हो जा रहे हैं पीर और मियां लोग। इसके अलावा आप अगर कुछ एक रेलवे स्टेशन पर, लखनऊ रेलवे स्टेशन देख लीजिए, लखनऊ स्टेशन के बीच में फोन पर है भाई। अब उसको योगी जीवा कैसे उजाड़ेंगे? उसको तो कहा जाता है कि भाई उसी समय आ गए होंगे, आपकी रेल लाइन बीच में आ गई। अब ससुर सवाल ये है कि हर एक चीज आप ही लोगों के बीच में कैसे आती है साहब? हमारे मंदिरों के बीच में कुछ नहीं आता, हमारी समाधियों के बीच में कुछ नहीं आता। आप जो हैं, आप हमेशा आपकी मजारें हो चाहे मस्जिद हो, एक तो मस्जिद आप लोगों से, हमारे मंदिरों तो में भी तो ये घुसे रहते हैं। गौशाला वाला क्या है, 2 तारीख से रेगुलर चल रहा है, उसको भी रुकवाने की कोशिश किया था।
गौशाला जो वो तो सरस्वती मंदिर। वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि मस्जिद तो तुमसे बनाई ही नहीं गई, मंदिरों को हाँ। तुमने तोड़ा फोड़ा, उस पर सफेद रंग पोत दिया। ज्ञानवापी हो, भोजशाला हो, तुम्हारा भोपाल का मस्जिद हो सबसे बड़ा जो एशिया का है, या फिर तुम्हारा जो टीएमसी का सांसद बहुत गर्व से यूसुफ पठान फोटो खिंचा रहा है और अदीना मस्जिद कह रहा है, ये सब कुछ क्या है? सीधे तौर पर ये सारे के सारे मंदिर हैं। 30,000 मंदिर तुमने हथिया लिए। अब भी तुम्हारी भूख नहीं मर रही है, अब भी तुमको और कब्जा करना है। और उसके बाद जब पुलिस या सेना तुमको हटाती है तो तुम रोने लगते हो। कल ही बंगाल में मालदा के षड्यंत्रकारियों को, गिरोहबाजों को भारतीय सेना ने उठाया। तुरंत भाई साहब मोहतरमाएं वो तंबू कनात में लैस होकर, और या हुसैन हम न हुए। अरे भाई तुम तो हो, हुसैन साहब हैं इराक ईरान में, तुम तो यही हो, कर लो ना जो करना है करो। और कर तो रहे ही हो, तुमने जहां तो मुहाल कर रखा, हर एक जगह पर तुम्हारे कब्जे हैं, हर एक जगह पर तुम्हारी कानून को न मानने की नाफरमानी है, कानून से तुमको दिक्कत है। और इसके मूल में एक कारण आपने बताया, दूसरा कारण मैं बता दे रहा हूं। हमारे बाप दादा नवाब छाप थे, हमने आज 6 साल इन काफिलों पर राज किया है। जिनसे अपने पैंट का नाड़ा नहीं संभल रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि हमने 800 साल काफिरों पर राज किया। कहां राज कर लिए बुआ? पूरा दक्षिण भारत गायब था तुम्हारे नक्शे से, पूरा उत्तर पूर्व गायब था। इधर आओगे तो मराठों ने तुम्हारा जीना, तुम्हारे जो सबसे बड़े अब्बू हुजूर हैं औरंगजेब, उनका जीना हराम हमारे छत्रपति ने कर रखा है। उससे बड़े वाले जो अब्बू हुजूर हैं, अब्बू हुजूर 1, अब्बू हुजूर स्क्वायर, अकबर द ग्रेट, उनको राणा प्रताप दौड़ा के मारा है। तो तुम कौन हो बे? अभी पंचर की दुकान चला रहे हो, अभी तुम कहोगे कि हम मुगलिया ये हैं। तुम्हारी जो मुगलिया बादशाह वाली जो बची हुई है कोलकाता में, उसने तो अभी गुहार लगाई थी ना कि हमारे पास खाने का पैसा नहीं है, हमें कुछ दे दिया जाए। ये 2 कारण हैं असल, कि जो किताब इनको सिखाती है काफिरों को खत्म करना है या अपने में मिलाना है, और दूसरा ये जो कुंठा है खासतौर से भारतीय उपमहाद्वीप में, जो पाकिस्तान की किताबों में 800 वर्ष से राज चालू ही होता है। मोहम्मद बिन कासिम से उनका इतिहास ही चालू होता है, ससुरे तक्षशिला तक को नहीं बताते हैं। तक्षशिला भी गायब कर दिया है, बाकी तो सब गायब ही है। फिजिक्स में बताते हैं कि अल्लाह मियां ने फलाना चीज किया, थूका तो फलाना समंदर पैदा हो गया, और एक रात बैठे हुए थे तो चांद के 2 टुकड़े कर दिए, तो एक गर्दिश में चला गया, एक उजाले में चला गया। क्या बकवास है यार। और वही तुम चाहते हो कि भारत में भी हो, वही तुम चाह रहे हो कि पूरी दुनिया में भी हो, और वही तुम चाहते हो कि इस विश्व का हर एक आदमी काली कनातों में बदल जाए, इस विश्व का हर एक आदमी मनुष्य न होकर मोहम्मदन हो जाए। यही कारण है जी। एकदम सही है। और आप चूंकि बंगाल का जिक्र आपने भी किया, और बंगाल में भाई चुनाव भी है, आपको एक मैं ये ट्वीट दिखा रहा हूँ व्यालोक जी, अगर आप और दर्शकों इसको आप देखिएगा, एक वीडियो और मैंने किया था परसों बंगाल पर ही, उसमें मैंने ये दिखाया भी था। अब आप देखिए, केवल 10 सालों में, केवल पिछले 10 सालों में किस तरीके से वेस्ट बंगाल की डेमोग्राफी बदली गई है। ये जो आप लाल देख रहे हैं, ये सब हिंदू हैं, और यहाँ से हिंदू, मतलब ये सब हिंदुओं के वो हैं कि किस तरीके से हिंदू रेड यानी खतरे में आता गया है। दूसरी तरफ आप ऊपर देखिए, आपको एक क्रिश्चियनिटी का ही वहां पर आपको डेमोग्राफी बदलते हुए दिखेगी, बढ़ते हुए, और इस्लाम की, यानी हिंदुओं की घटती हुई डेमोग्राफी की कीमत पर ये दोनों वेस्ट बंगाल में केवल और केवल पिछले 10 सालों में हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि उससे पहले क्या हो चुका है, और अगर ये सिलसिला रोका नहीं गया डेमोग्राफी बदलने की, जो कि प्रधानमंत्री कहते हैं, लाल किले से उन्होंने कहा, प्रोग्राम लॉन्च है, जो असम में होते हुए देख रहे हैं हम लोग, इसलिए असम में एसआईआर नहीं हुआ क्योंकि वहां भी वो बहुत तरीकों से रोकने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर केवल व्यालोक भाई वेस्ट बंगाल के मामले में बात करें, आपको ऐसा नहीं लगता कि वेस्ट बंगाल कुछ बोल रहा है? भले वो बहुत साफ
अभी एकदम चिल्ला चिल्ला के लाउड नहीं हो, लेकिन बंगाल परिवर्तन के लिए तैयारी टाइप मुझे पता नहीं क्यों एक ऐसी महक अब आने लगी है ऊपर। मालदा में रिएक्शन है, या आप लोगों की बाइट्स देखिए, मैं तो कई इस तरह के एक जो इनफॉर्मल मेरी बातचीत हो रही है, जैसे असम में तो एकदम एक तरफा है। वहां तो असम में तो मतलब कोई बात ही नहीं कर रहा है, इसलिए जैसा नहीं होता कि भाई एक तरफा हो गया तो उसको क्या बात करनी है। राहुल गांधी हैं, बिना मतलब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाँ, जेल डाल देंगे, जेल डाल देंगे, मतलब सबको जेल डाल देंगे, डंडा लेके निकले हैं साहबजादे। लेकिन असम, सॉरी, वेस्ट बंगाल में मामला क्या, आपको ऐसा नहीं लगता कि फिगर्स देखते हैं हम लोग तब बराबर पर नजर आ रहा है? भवानीपुर से ममता के खिलाफ बातें शुरू हुई हैं। मतलब ये मुझे बड़ा इसने चौंकाई है। कई जगह मैंने देखा कि भवानीपुर में कहीं पिछला विधानसभा चुनाव वाला रिजल्ट न दोहरा दें शुभेंदु अधिकारी, इस तरह की भी बात चल रही। तो लगातार ममता बनर्जी का दिखता हुआ फ्रस्ट्रेशन। अब आप सोचिए, माँ माटी मानुस लेके कभी लड़ती थी और अब जो है मुर्गा मीट और मछली हाथ में लेके घूम रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई बंगाल जैसे रहे ना लंबे समय के बाद कोई डिसीजन लेता है, तो कुछ पका पका सा महसूस हो रहा है क्या? देखिए, बंगाल के बारे में मैं लगातार कह रहा हूं कि बात अब वोटिंग से और राजनीति से आगे जा चुकी है। बंगाल गरज के संकेत दे रहा है और इस संकेत को समझना चाहिए। बंगाल रिसर्जेंस का संकेत दे रहा है, पुनरुत्थान का संकेत दे रहा है, सनातन का संकेत दे रहा है, हिंदुत्व का संकेत दे रहा है। हमारी समस्या क्या है कि हम लोग शब्दों में बहुत उलझते हैं। कुछ लोग आएंगे भाई, लोग वो कहेंगे हिंदुत्व राजनीतिक विचारधारा है। काहे? मोहम्मडनिज्म जब नहीं है, क्रिश्चियनिटी नहीं है, तो हिंदुत्व क्यों हो गया भाई? क्योंकि हिंदुत्व कह दिया और हम सावरकर की दो बातें कह देते हैं, दीनदयाल की दो बातें, तो वो राजनीतिक हो गया। हिंदुत्व तो हो ही नहीं सकता है राजनीतिक, क्योंकि वो धर्म है, धार्मिक है बात। तो खैर, शब्दों में मत जाइए। हिंदुइज्म, हिंदुत्व, सनातन, ये सब एक ही नाम है। और बंगाल में अति जब हो चुकी जिहादियों की दिक्कत, मुझे दुख केवल एक बात का है कि जब ये 70% 80% होने को है कुछ इलाकों में, जब ये 100 सीटों पर घालमेल करने की स्थिति में आ गए हैं, तब हिंदू जागा है। क्यों जागा है? दो चीजें देखिए। एक तो पहले की तरह जो अब बंगाली हिंदू हैं, बंगाली स्पीकिंग और नॉन स्पीकिंग, वो उनके अंदर जो तथाकथित बौद्धिकता और सेकुलरिज्म का जो विष उछाले मारता था, ये दोनों जहर जो उनको मनोरोगी बनाते थे, बहुतेरे लोग सुधर गए। सबको दिख रहा है, दीवार पर लिखी हुई चीज सामने नजर आ रही है। कल्याण बनर्जी के इलाके में जाएंगे आप, रिसड़ा में, तो उसने अपने बेटे को इस बार चुनाव लड़वाया है, लेकिन आप देखेंगे कि सीधे तौर पर कल्याण बनर्जी के बारे में कितनी बातें कही जाती हैं। जब ममता दी के बारे में कही जाने लगी तो फिर सोचिए, ये बात अब वोटिंग के आगे जा चुकी है। उन्हीं इंटेलेक्चुअल तथाकथित छद्म बौद्धिक बंगालियों में ये भी था कि रामनवमी बहुत टाइप की चीज है, हमारे यहाँ तो दुर्गा पूजा और ये होती है। रामनवमी बंगाल में बहुत भव्य स्तर पर नहीं मनती थी। अचानक से मुर्शिदाबाद में क्यों निकलने लगी भाई शोभा यात्रा? क्या हो गया ऐसा? इसलिए निकलने लगी क्योंकि रामनवमी हमारा एकमात्र, अगर नहीं तो वैसे एकाध गिने चुने पर्व में से एक है जिसमें हम शस्त्र का प्रदर्शन करते हैं। पलट के जवाब भी दुर्गा दिया। पूजा शस्त्र पूजा कर देते हैं, लेकिन शस्त्र के साथ निकलते नहीं है, खेलते नहीं है। तो इसलिए रामनवमी की शोभा यात्रा निकली वहां से, जहां पर 70% मुसलमान हैं। जाहिर तौर पर उन्होंने अपना कांड किया, पत्थर बरसाए। लेकिन इससे पहले जरा एक बार भाजपा रैली याद कर लीजिए, उस पर भी पत्थर बरसे थे जब मोदी पहुंचे थे 20-25 दिन पहले। भाई लोगों ने क्या किया? गाड़ी रोकी, जिससे जा रहे थे, पत्थर इकट्ठा किए और वापस सप्रेम भेंट कर दिया। यस, ये अब लगा है। यस, और यही दिक्कत की बात है सेकुलर मनोरोगियों के लिए। और ये मेरे लिए उत्साह की बात है, मेरे लिए उछलने की बात है, मेरे लिए ये बात है कि ये पुनर्जागरण हो रहा है।
और इसलिए बंगाल ने ये संकेत दिया है सत्ता जाएगी। आपने परसों चौथे रोज में कहा था कि मैं थोड़ा सा विचलित हो रहा हूं, विचलित नहीं हो रहा हूं। बंगाल और भारत के संदर्भ में बार बार मैं एक चीज पर अटक जाता हूं कि भैया कहीं अगर भाई लोग गड़बड़ा दिए तो इसलिए बहुत उत्साहित मत हो, अपने उत्साह को बचा के रखो, काम करते रहो, क्योंकि बंगाल अगर गया सर तो भारत गया, और बंगाल का बचना इस बार जरूरी है। उस ममता के राज से बंगाल इस बार छूटेगा ही, सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है जी। बिल्कुल। और एक चीज साफ है, देखिए डबल इंजन सरकारों की बातें मैं क्यों करता हूं। केजीएमओ आप सोचिए, मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहां पर आधा दर्जन मजारे हैं। अच्छा चलिए मजारे हैं, ठीक है, एक बार मान लेते हैं, लेकिन आप एक्टिविटी देखिए भाई, अगर 6 मजारे हैं तो आवाजाही है, नवाखानी मरसिया न जाने क्या क्या है, ये सब होगा, और सब होगा तो हरकतें भी होंगी। इसलिए लव जिहाद का अड्डा भी इसकी वजह से पनपता है। ये सब नेटवर्किंग के, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि चौकियां हैं भाई, ये इनके जिहाद की चौकियां हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में तो कार्रवाई हो जा रही है, लेकिन जहां इनको पालने पोसने वाली सरकारें हैं, मैं वेस्ट बंगाल के बारे में अगर हालिया बात कर लूं, आप असम और वेस्ट बंगाल का अंतर ही देख लीजिए वैलोक भाई। जहां एक तरफ सीधे कहते हैं हेमंता, भाई दोनों की समस्याएं लगभग एक मिली हुई हैं डेमोग्राफी के मामले में, ये भाईजानों वाली जो जनित समस्या है। लेकिन असम में कितना फंडा क्लियर है हेमंता का, वो कहते हैं मियाँ वोट नहीं चाहिए। मियाँ का मतलब, अब जो लोग उल्टा समझे, ओवैसिया कूद के खुद ही को कह देता है मियाँ जिंदा रहेगा। अरे मियाँ जिंदा रहेगा, तुम बांग्लादेशी हो, खुद को क्या कहलाना चाहते हो? अब तुम सोचो भाई, मियाँ किसको कहा जाता है असम में? तो मुझे लगता है कि ये डबल इंजन का कॉन्सेप्ट जो है, आप उत्तर प्रदेश में अगर ये देख रहे हैं तो आप वेस्ट बंगाल में ये होता हुआ नहीं देखेंगे। वहां इंक्रोचमेंट देखेंगे, वहां इनको संरक्षण मिलता हुआ देखेंगे। तो उम्मीद है कि वेस्ट बंगाल भी उत्तर प्रदेश जैसी चीजों से, और यहीं पर वो चीज आती है कि मतदाता के अंदर क्या चल रहा है। और जब वो मुर्शिदाबाद में पलट के जवाब दे देता है, इससे पहले आपने कहा कि वो भाजपा वाली पलट के जवाब दे देता है, तो फिर उससे ये पता चलता है कि भाई ढक्कन ऐसे ढक ढक उठ रहा है, जिससे वो रेल इंजन का आविष्कार किया था केतली की ऊपर वाली। तो इसका मतलब अंदर मामला बहुत तेज उबल रहा है। तो मैं इसे ऐसे ही संकेतों के रूप में देख के चलता हूँ। और दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेशन ममता बनर्जी का, आप देखिए वो कभी सुप्रीम कोर्ट से लड़ रही हैं, उससे लताड़ खा रही हैं, ऑर्डर पास हो रहा है, ट्रांसफर्स हो रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा अपना काम कर रहा है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर वहां पर हो, ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा, और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। पिछवाड़े पड़ती हुई लाठियां उठा के ट्रेलर उसमें ट्रक में फेंके जाते हुए वो अपराधी जिन्होंने मालदा में नौटंकी की थी। और टीएमसी लगातार एक्सपोज हो रही है, उसके 3 पार्षद और तमाम ऑफिशियल टीएमसी के लोग, उसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो आलोक भाई, मुझे लगता है कि आज हम लोग इतवारी चर्चा ठीक ठाक कर लिए। और योगी जी का ये 2 बुलडोजर कार्रवाई, हालांकि ये आप यही समझें कि इनका लगातार इलाज होना, क्योंकि ये वो फंगस है कि जो लगातार, तो इसमें फिनाइल जो है योगी जी वो डालते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको 10 मौकों पर सावधान रहने की जरूरत है, वो दिन रात इसी में लगे हुए हैं, लगे हुए वो एकदम। उनका काम है। आप अगर एक मौका चुकेंगे तो वो बनभूलपुरा कर देंगे, वो अकबर नगर कर देंगे, वो तमाम जगह कर देंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजनीतिक रूप से भी, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भी, सब तरीके से जगने की आवश्यकता है। तो दर्शकों, अगर आपको लग रहा हो कि इस पर कुछ काम की बात हुई है आज के वीडियो में, तो इसे आगे जरूर बढ़ाइए। चैनल आपने सब्सक्राइब किया, वीडियोस को आप लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। व्यालोक जी व्यालोक वाणी पर भी पाए जाते हैं, वहां भी जरूर जाइए। तो आज की चर्चा अब यहीं तक समाप्त करते हैं। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय